बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे पहले आप इस कहानी की 10 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 11 मुलाहिजा फरमाएं। ये बचपन से ऐसी हिटलर है, वो बोले और हमें बैठने का इशारा किया। आदिल की रस्मी ताज़ियत के बाद उन्होंने पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? शादाब ने मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताई थी, लेकिन मैं आपकी जुबानी सुनना चाहता हूँ। मेरे भाई के साथ क्या हुआ था? वो गहरी सांस लेकर रह गए और फिर बोले, मेरा मशवरा है तुम ना सुनो, ये बहुत दुख देने वाली बात होगी। मैं सुनना चाहूँगा, मैंने मजबूत लहजे में कहा। इसके सर पर एक चोट का निशान था जो शायद उसे काबू करते हुए आया। उसके अलावा जिस्म साफ सुथरा था। मेरा अंदाजा है सबसे पहले उसकी आंखें निकाली गईं, इसके बाद उसके गुर्दे और जिगर रिमूव किए गए, आखिर में दिल और फेफड़े मुकम्मल तौर पर निकाल लिए गए। इसमें सांस की नाली और नरखरा भी शामिल था। ये सारे आज़ाद ट्रांसप्लांट में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मैं जब्त करके सुन रहा था। मुझे मालूम है कि दिल और फेफड़े आपस में एक यूनिट की तरह काम करते हैं और ये तकरीबन जुड़े होते हैं। इन्हें अलग अलग के बजाय एक साथ निकालना ज़्यादा आसान होता है। आदिल की मौत की वजह आज़ाद निकालने से नहीं, बल्कि दिल निकालने के बाद दिमाग को खून की फराहमी रुकने से वाक़ हुई थी। तकरीबन निस्फ अमवात इसी वजह से पेश आती हैं। हार्ट अटैक में भी आदमी असल में दिमाग को खून की फराहमी रुकने से मरता है, क्योंकि दिमाग वो आर्गन है जो खून के बगैर चंद सेकंड से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाता। आम हालात में चंद सेकंड तक खून की फराहमी रुक जाए तो दिमाग को नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है और वो तिब्बी तौर पर मुर्दा हो जाता है। इसके मुकाबले में बाकी तमाम अज़ाए रईसा खून के बगैर बहुत देर तक जिंदा रहते हैं और खून की फराहमी बहाल होने पर फिर से अपना काम शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि दिल, फेफड़ों, गुर्दों और जिगर को जिस्म से अलग करके इनको ऑपरेट किया जा सकता है और इनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। खास तरीकों से इन्हें 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक जिंदा रखा जा सकता है, तावक्त कि इनको दूसरे किसी को ना लगा दिया जाए। डॉक्टर एहतिशाम तिब्बी इस्तिलाहात के साथ बता रहे थे। मैंने पूछा, आपके ख्याल में ये किसी माहिर सर्जन का काम है? बिल्कुल, न सिर्फ वो माहिर सर्जन था बल्कि उसे मालूम था कि दिल, फेफड़े और जिगर जैसे आज़ा किस तरह महफूज तरीके से अलग किए जा सकते हैं। गुर्दे सबसे आसान है, इन्हें अताई भी अलग कर सकते हैं, मगर बाकी आज़ा बहुत मुश्किल है। अगर कोई अनाड़ी इन्हें अलग करे तो इम्कान ये है कि वो ज़ाया हो सकते हैं। मैं कुछ सोच रहा था, फिर मैंने पूछा, डॉक्टर साहब आप सर्जन हैं और शायद इन अमूर के माहिर भी हैं। मेरा सवाल यह है कि जिस तरह आंखें कई महीने तक महफूज की जा सकती हैं, क्या इस तरह बाकी अज़ा भी महफूज किए जा सकते हैं? उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। ये सारे आर्गन बहुत कॉम्प्लिकेटेड और हिसास होते हैं। 24 घंटे से ज़्यादा महफूज रखना मुश्किल है। खासतौर से दिल की ट्रांसप्लांट 24 घंटे के अंदर लाजमी है, वरना इसके टिश्यूज मुर्दा होना शुरू हो जाते हैं। जिगर और फेफड़े महफूज किए जा सकते हैं, मगर 2 दिन से ज्यादा नहीं। इसका मतलब है आदिल के आर्गन अगर निकाले गए हैं तो कोई ना कोई ऐसा फर्द होगा जिसे ये आर्गन लग सके। बिल्कुल, इसके बगैर निकालना बेकार है, मगर इसमें टिश्यू मैचिंग बहुत जरूरी है। आमतौर से टिश्यू मैचिंग के टेस्ट पहले किए जा सकते हैं। आदिल ने गायब होने से 1 दिन पहले तक होने वाली गुफ्तगू में ऐसी कोई बात नहीं की थी कि वो बीमार हुआ था, इसे अस्पताल जाना पड़ा था। सवाल यह था कि उसकी टिश्यू मैचिंग कैसे की गई। अगवा करने के बाद यह काम बेकार था, क्योंकि टिश्यू मैचिंग का इम्कान लाख में 1 भी नहीं होता है। यही वजह है कि बहुत से मरीज जिनके आज़ाद तब्दील करके इनकी जिंदगी बचाई जा सकती है और लोग आज़ा का अतिया देने के लिए भी तैयार होते हैं, मगर टिश्यू मैच नहीं होते हैं। डॉक्टर एहतिशाम ने उसकी तस्दीक की। यकीनी टिश्यू मैचिंग के बगैर किसी का अतिया भी नहीं लिया जाता है और बैनुल-अक़वामी सतह पर इस मसले से निमटने के लिए टिश्यू बैंक बनाए जा रहे हैं, जिनमें अतिया देने और लेने वालों के टिश्यूज का मवाजना किया जाता है। ऐसा भी होता है कि एक मखसूस शख्स को अतिया देने वाले के टिश्यूज उससे मैच नहीं करते, लेकिन किसी और अतिया करने वाले के टिश्यूज मैच कर जाते हैं, तो इससे अतिया ले लिया जाता है। बिल्कुल ब्लड बैंक की तरह कि अगर आपके पास बी नेगेटिव है और आपको ओ पॉजिटिव चाहिए तो आप बी नेगेटिव देकर ओ पॉजिटिव ले सकते हैं। लेकिन ये अतिया का मसला नहीं है, ये तो आज़ा की चोरी का केस है। खुमैरा बोली, ये दुरुस्त है। डॉक्टर एहतिशाम ने सर हिलाया। पिछले 1 साल में मैं कम से कम 20 ऐसे केस देख चुका हूं, जिनमें लोगों के आज़ाद जबरन लेकर इनको मौत के घाट उतार दिया गया। ये पुलिस केस हैं। बदकिस्मती से सिर्फ चंद 1 पुलिस केस बने और बाकी में कुछ भी नहीं हुआ। मेरा ख्याल है FIR तक नहीं काटी गई। डॉक्टर एहतिशाम ने अफसोस से कहा, मेरा एक वाकिफकार है जो जनूबी सूबे के एक बड़े अस्पताल में काम करता है। उसका कहना है कि वहाँ के गाँव देहात में यह काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। लोग अपने आज़ा फरोख्त भी करते हैं और इनसे ज़बरदस्ती भी लिए जाते हैं। नाम निहाद हेल्थ NGOs असल में टिश्यू मैचिंग का काम करती हैं। मैंने महसूस किया कि अगर मुझे आदिल के कातलों तक पहुंचना था तो सबसे पहले यह मालूम करना था कि इसकी टिश्यूज मैचिंग कैसे हुई।
इसके आज़ा निकालने वालों को कैसे पता चला कि इसके आज़ा किसी को मैच कर रहे हैं? मैं चौंका। हुमैरा डॉक्टर एहतिशाम का शुक्रिया अदा कर रही थी और हम उनसे हाथ मिलाकर बाहर निकल आए। सूर्य ढलने के बाद तारीकी छा रही थी और गर्मी की शिद्दत में किसी हद तक कमी आ गई थी। हम गार्डन टाउन से निकलकर नहर वाली सड़क पर आ गए। यूनिवर्सिटी की चारदीवारी के साथ बहुत घने और कदीम दरख्त थे। ये नहर की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। नहर के किनारे आए तो वहां रात के वक्त में नहाकर गर्मी मनाने वालों का खासा बड़ा हजूम था। मसनूई रोशनियों में बड़े और बच्चे ट्यूब लेकर नहा रहे थे और बाज जो माहिर थे ऐसे ही तैराकी कर रहे थे। पुलों से छलांग लगाने की शौकीनों की भी कमी नहीं थी। नहर के पास ठंडक थी, इसलिए हुमैरा ने एसी बंद करके खिड़कियां खोल दी थी। उसने गहरा सांस लेकर कहा, मुझे नहर और इसके सब्जे की खुशबू हमेशा अच्छी लगती है। क्योंकि उसने पाबंदी लगाई थी कि मैं उससे नहीं पूछूंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, इसलिए मैंने नहीं पूछा था, तो अपनी मर्जी से लिए जा रही थी। एचिसन कॉलेज के साथ से हम माल रोड पर मुड़ गए। आगे बागे जिना था। दुराने तालिबे इल्मी में मैंने पूरा लाहौर देखा था। इसके मुजाफाती इलाके तक छाने हुए थे। इस वक्त मुझे फोटोग्राफी का शौक हुआ था और मैं कैमरा लेकर घूमता था। लाहौर की तारीखी इमारत और खूबसूरत मकामात की तस्वीर लेता था। एक दो बार आदिल ने मेरा साथ दिया और फिर कानों को हाथ लगा लिया कि इस तरह लूर लूर फिरना आसान काम नहीं था। हुमैरा ने बागे जिना के साथ कार रोक दी। इसने मेरी तरफ देखा। आए कुछ देर यहाँ बैठते हैं। गर्मी की वजह से वहां रश था। लोग घास और बेंचों पर बैठे थे और खा पी रहे थे। करीबी फूड शॉप्स पर काम करने वाले लड़के ट्रे लेकर घूम रहे थे और खाने पीने की चीजों के नाम लेकर आवाजें लगा रहे थे। मैंने पूछा, क्या खाओगे? मुझे यहाँ की चना चाट और गोल गप्पे अच्छे लगते हैं, जो सेहत के लिए जहर से कम नहीं है। मैंने गोल गप्पे के लिए आवाज लगाते लड़के को इशारा करते हुए कहा, तो बाकी जो हम खा रहे हैं वो कौन सा सेहत के लिए अच्छा है? उसने बेपरवाही से कहा और लड़के को आर्डर नोट कराने लगी। इसमें मिर्च मसालों पर ज्यादा जोर था। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है जाओ। हुमैरा ने लड़के को मना कर दिया, फिर उसकी सूरत देखकर हंसी और पर से एक नोट निकालकर उसके हाथ पर रखा। मैंने हथियार डाल दिए। ओके यार, मेरे लिए भी ले आओ, यही सब डालकर। लड़का खुश हो गया और दौड़ गया। हुमैरा भी खुश थी। इसने कहा थैंक यू, वरना लड़के के सामने मुझे बेइज्जती महसूस होती। इसमें बेइज्जती की क्या बात है? वो समझता कि आपके पास पैसे नहीं है तो बेइज्जती ही होती ना। हम गुलाब की एक खंज के पास घास पर बैठे थे। गुलाब कम थे मगर जो थे वो खासी महकते रहे थे। खास नम और सर्द थी और अच्छी लग रही थी। अलबत्ता मच्छरों ने राग इस शब्द सुनाना शुरू कर दिया था। इनसे निजात का कोई तरीका नहीं था। हुमैरा घास के तिनके तोड़ रही थी। आदिल आपके बारे में बताता रहता था। कहा उसका तुम्हारे घर आना जाना भी बहुत था। ये सच है, वो हमारे घर के फर्द की तरह था। मुझे तो वो माजिद जैसा ही लगता था, लेकिन पापा भी उससे बहुत मानूस थे। अगर उसे आए 2-3 हफ्ते हो जाते तो वो पूछते थे, फिर मैं उसे कॉल करती तो वो आ जाता। हम आदिल के बारे में बात कर रहे थे। लड़का प्यालों में गोल गप्पे और चना चाट ले आया। उसने सचमुच खासा मिर्च मसाला डलवाया था। निकी का काम उसने ये किया कि बिन कहे कोल्ड ड्रिंक पी ले आया था, वरना पहले चम्मच के बाद जो हशर हुआ था उसे सहना आसान न होता। मिर्चें हुमैरा को भी लग रही थी, मगर मेरे मुकाबले में वो ज्यादा मजे से सब खा रही थी, तीसी कर रही थी और हाथ मुसलसल मसरूफ थे। मैंने बमुश्किल दोनों चीजें निस्फ खाई थी। इतनी मिर्चों का क्या, मैं तो मिर्च का आदी ही नहीं था। अरब ममालिक में वैसे भी नमक मिर्च का इस्तेमाल न होने के बराबर है, और मैं घर में जो बनाता था इसमें भी मिर्च शामिल नहीं करता था। आंखों से पानी बह निकला था। मैंने बोतल खाली की तो जरा सुकून मिला था। मैंने हाँफते हुए कहा, मेरे खुदा तुम ये सब कैसे खा रही हो? जिंदगी का मजा इसी में तो है। हमें पता नहीं चला इस दौरान में 2 लड़के वहां आ गए थे। अचानक एक ने कहा, हाय हाय, मिर्च को भी मिर्च लग रही है। इशारा बहुत वाज़ेह था। मैंने उनकी तरफ देखा। वो सूरत और हुलिये से निचले तबके के बिगड़े हुए नौजवान लग रहे थे। एक के बाल शानों से नीचे आ रहे थे और दूसरे ने मशीन फिरवाई हुई थी। चौक किस्म की पतलून शर्ट में उनकी कलाइयां कड़ों और इसी किस्म की चीजों से भरी हुई थी। गले में कई तरह की मोटी चेनें थीं। वो हमारी तरफ देख रहे थे। मैं पूछने जा रहा था कि इन्हें क्या तकलीफ है, मगर हुमैरा ने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया। छोड़े, इनके मुंह ना लगे। हाँ, कोई और मुंह लगे तो मजा भी आए। इस बार दूसरे ने कहा और उससे पहले मैं खड़ा होता वो दोनों तेजी से उठे और वहां से चले गए। हुमैरा मेरा चेहरा देख रही थी, जो यकीनन सुर्ख हो रहा था। दफा हो गए, आप रिलैक्स हो प्लीज। मैंने लड़के को इशारा करके कोल्ड ड्रिंक का कहा और इससे आइसक्रीम का पूछा। आइसक्रीम शॉप पर दूसरा लड़का काम करता था। उसने आवाज देकर उसे बुलाया। साहब आइसक्रीम का पूछ रहे हैं। उसने एक ही सांस में दस्तयाब तमाम आइसक्रीम फ्लेवर गिनवा दिए। मैंने पिशावरी पिस्ता और हुमैरा ने मैंगो फ्लेवर पसंद किया। इसी दौरान में शादाब की कॉल आ गई। कहाँ मजे हो रहे हैं? मजे क्या यार, खातून के कब्जे में हूँ, यही लाई है। मैं खातून नहीं, लड़की हूँ। हुमैरा ने उंगली उठाकर खबरदार किया। तुमने सुन लिया होगा, मैंने कहा। तुम घर आ गए हो? हाँ, तभी पता चला कि तुम बाहर गए हो।
शादाब का लहजा मानी केस हो गया। वैसे कंपनी अच्छी है, एंजॉय इट। मैंने मोबाइल रखा तो उसने खबरदार किया, हम जल्दी नहीं जाएंगे, 8 बज रहे थे, अंकल परेशान नहीं होंगे। मैं इस तबके से ताल्लुक नहीं रखती जहाँ लड़की मगरिब के बाद घर से बाहर हो तो सबका तशवीश से बुरा हाल हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ का माहौल अब ऐसा नहीं है कि किसी भी तबके की लड़की तारीकी के बाद घर से बाहर रहे तो उसके घर वाले फिक्रमंद हो जाते हैं, सिवाय कुछ मखसूस सहनियत और शौक रखने वाले लड़कियों के। मेरा नहीं ख्याल कि तुम इनमें से हो। आपके ख्याल में मैं कैसी हूँ? सुलझी हुई और अच्छे किरदार की लड़की। अपनी तारीफ सुन के वो खामोश हो गई। फिर उसे याद आया, आपने अपने बारे में तो ज्यादा बताया ही नहीं, आपको वहां कोई मसला हुआ था? मैंने गहरी सांस ली। हाँ, मसला तो था, अभी इससे निमट रहा था कि यहाँ आदिल गुम हो गया। मैंने उसे बताया कि वहां मेरे साथ क्या हुआ था। थोड़ा बहुत मैं टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान भी बता चुका था। वो हैरान रह गई थी। ये तो कोई शदीद दुश्मन है, वरना आम हालात में कोई किसी के खिलाफ ये सब नहीं करता है। मैं भी समझने से कासिर हूं कि किसी से मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है। बहुत सोचने पर भी कोई नाम ज़हन में नहीं आ रहा है। मैंने कहा, आदिल मूवीज शौक से देखता था। उसने कहा था कि मुमकिन है मैं अनजाने में किसी ऐसे राज से वाकिफ हो गया हूं जिससे मुतलका फर्द को इसका अफशा होना गवारा ना हो और इसी ने मुझ पर हमले कराए हो सकता है ऐसा हो। कुमैरा ने तायद की। मैं मुस्कुराया। लगता है तुम भी इसकी तरह मूवीज शौक से देखती हो। वो हंसी। ये सच है, पहले DVD प्लेयर पर देखती थी, लेकिन अब नए सिनेमा बने हैं, इनमें जाकर देखती हूँ। वहाँ पुलिस ने इसी वजह से मुझे निकाल दिया कि मेरी वजह से सब हो रहा था और करने वाले इतने चालाक थे कि पुलिस के काबू में नहीं आ रहे थे। एक नाम तो सामने आया, साद आमिरुल करीम का, मगर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वो और उसके आदमी मुकर गए कि गाड़ी कोई और ले गया था। कुछ देर इस बारे में बात होती रही और हम ख्याली घोड़े दौड़ाते रहे कि आखिर कौन मेरे पीछे पड़ गया था। आखिर में हुमैरा ने कहा, दफा करें इनको, अब आप वापस आ गए हैं, वो पीछे रह गए हैं। हो सकता है वो मेरे पीछे यहाँ भी आ जाएं। ये तो साबित है कि वो मामूली लोग नहीं हैं। जो किराए का कातिल हायर कर सकते हैं वो मामूली तो नहीं हो सकते ना। ये तो है, वो बोली और पर्स संभालते हुए खड़ी होगी। कहीं और चलते हैं। बिल की रकम मैं पहले ही दे चुका था। यहाँ ऑर्डर के साथ ही बिल की रकम वसूल कर ली जाती थी। हुमैरा ने एहतिजाज किया, मगर मैंने मुस्तरद कर दिया। ये मैनर्स के खिलाफ है कि तुम मेरी मौजूदगी में बिल अदा करो। मजंग चलते हैं, वहाँ फिश फ्राई खाएंगे। हुमैरा ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा, वैसे रात अच्छी खासी हो गई है, अभी तो आगाज है। उसने बेतकल्लुफी से कहा। मुझे उसका साथ अच्छा लग रहा था। खूबसूरत चेहरे और इनका साथ किसे अच्छा नहीं लगता है, मगर साथ ही मुझे किसी कदर बेचैनी हो रही थी और मैं इसकी वजह समझने से कासिर था। हम बाहर आ गए। बाहर गाड़ियों का रश बहुत बढ़ गया था। वो ठीक कह रही थी कि अभी तो रात का आगाज था और लोग घरों से तफरीह और खाने पीने के लिए निकल रहे थे। बमुश्किल उसने पार्किंग के हजूम से अपनी गाड़ी निकाली और मदन के लिए हम आगे से घूमकर क्वींस रोड पर आ गए। यहाँ ट्रैफिक का बेपनाह हजूम था। लार्नस रोड क्रॉसिंग के बाद हम मजंग रोड पर आ गए। यहाँ हजूम और ज्यादा था क्योंकि खाने पीने के शौकीन अफराद का रुख यहीं होता है। लाहौर की मशहूर जमाना ये फूड स्ट्रीट किसी जमाने में मजंग बाजार होता था। रफ्ता रफ्ता ये सिर्फ खाने पीने के लिए मखसूस होकर रह गया। यहाँ छोटी छोटी गलियों में खाने पीने की दुकानें हैं और अपने मतलब की चीज तलाश करते लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। हुमैरा महारत से इस हजूम में रास्ता निकाल रही थी और हम एक जगह देखकर कार रोक कर उतर गए। हुमैरा ने कहा, आगे पार्किंग नहीं मिलेगी। फूड स्ट्रीट तक बहुत सा फासला पैदल तय करना पड़ा था। छोटी गलियों में पैदल चलने वालों और मोटरसाइकिल सवारों का हजूम था। इस भीड़ से बचते हुए हम मछली वाली लाइन की तरफ आए। यहाँ बेशुमार लोग और फैमिलीज थीं जो ताज़ा ताज़ा फ्राई फिश से लुत्फानंदोज हो रही थी। हमें बड़ी मुश्किल से एक मेज़ पर जगह मिली। चारों तरफ जिंदा तिलाने लाहौर का शोर था। हुमैरा खुश थी, वो इस माहौल की आदी थी। मैं आदी नहीं था, मगर मुझे ये सब अच्छा लग रहा था। शायद इसलिए भी कि मेरे अंदर आदिल के बाद बहुत तन्हाई रह गई थी। मुझे लग रहा था मैं लोगों से अलग हो गया हूँ, मगर हुमैरा ने मुझे इस तन्हाई से बाहर लाकर अच्छा किया था। मैंने अचानक उसके हाथ पर हाथ रखा। थैंक यू। वह हस्बे मामूल सुर्ख हो गई। थैंक्स फॉर व्हाट? मुझे तुम बाहर लेकर आई, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। वेलकम। वह मुस्कुराई। इसीलिए तो लाई थी। तुम बैठो, मैं मछली लाता हूँ। साथ में क्या चलेगा? सिर्फ मछली। मैं रोटी या नान के साथ नहीं खाती। मैं फ्राई करने वाले के पास आया। ऑर्डर उसे पहले ही दे दिया था। इसके बावजूद मुझे खड़े रहना पड़ा था और कहीं 10 मिनट बाद जाकर मछली मिली थी। ये सेल्फ सर्विस थी। दुकान हुमैरा ने मुंतखब की थी। उसे यहाँ की मछली अच्छी लगती थी। दूसरी जगहों पर लड़के सर्व कर रहे थे। मैं ट्रे संभाले हजूम से निकल रहा था कि मेरी नज़र मेज़ की तरफ गई। हुमैरा बैठी थी और उसके ऐन पीछे वही 2 लड़के थे जिन्होंने बागे चिना में छेड़छाड़ की थी और वो हुमैरा से तकरीबन लग कर खड़े थे। मैंने गौर किया, हुमैरा बिल्कुल साकित थी और उसके चेहरे पर खौफ था। लंबे बालों वाले का हाथ नीचे और हुमैरा की पुश्त पर था।
मुझे खतरे का एहसास होने लगा। वो हुमैरा के साथ थे मगर उनकी निगाहें चारों तरफ घूम रही थी, जैसे किसी को तलाश कर रही हूं। मैं वापस हुआ और फिर घूमकर उसके मुतवाजी आने की कोशिश करने लगा। मैंने सर नीचे कर लिया था ताकि मेरा चेहरा नजर ना सके। खतरे का एहसास यूं हुआ कि वो हुमैरा से तकरीबन लग कर खड़े थे और वो खामोश थी, वरना इसे शोर कर देना चाहिए था। और वहां इतना हजूम था कि इन लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिलता, मगर वो साकित बैठी थी जैसे ये मामूल की बात हो। सिरकते हुए मैं इस पोजीशन में आ गया था कि इन लोगों को देख सकूं, और फिर मुझे लंबे बालों वाले के हाथ में किसी चीज की झलक नजर आई। उसने उसे छुपा रखा था, मगर मुझे लगा वो कोई हथियार था जो उसने हुमैरा की पुष्ट से लगा रखा था और वो इसी वजह से मजबूर थी। मैं सोच रहा था कि क्या करूं। अगर मैं इनके सामने चला जाता तो वो हुमैरा की मदद से मुझे भी मजबूर कर देते। क्या वो हमारा पीछा करते हुए यहां तक आए थे? और इनका मकसद क्या था? शायद वो डकैत थे और इन्होंने भांप लिया था कि यह बड़ी आसामी है, कुछ न कुछ तो मिलेगा। इसी उम्मीद में वो यहां तक आ गए थे। मैंने सोचा अगर मैं शोर करता हूं और लोग इनकी तरफ मुतवज्जा होते हैं तो मुमकिन है वो घबराकर हुमैरा पर गोली चलाते। इसके बाद वो पकड़े भी जाते तो इस नुकसान की तलाफी नहीं हो सकती थी। वो यकीनन मेरी वापसी का इंतजार कर रहे थे। मेरी समझ में कुछ नहीं आया तो मैंने यूं ट्रे ऊपर की कि इसके अक्म में मेरा चेहरा छुप गया था, और फिर मैं इनकी तरफ बढ़ा। यहाँ जा बजा छोटी छोटी मेजें थीं और जाहिर है सब भरे हुई थी। इनके दरमियान से गुजरने की जगह भी कम थी। मैं इनके पास पहुंचा और अभी दरमियान में एक मेज थी कि लंबे बालों वाले के गंजे साथी ने मुझे देख लिया। उसने चिल्ला कर कहा, ये रहा। लंबे बालों वाले ने हुमैरा की पुष्ट से हाथ हटाया और मेरी तरफ किया। उसके हाथ में पिस्तौल की झलक देखते ही मैंने ट्रे उस पर खींच मारी थी। मसालेदार मछली के साथ चटनियां भी थीं। इत्तिफाक ही था कि चटनी की छींट उसकी आंख में गई और उसने धाड़ कर आंखों पर हाथ रखा था। इस मौका पर हुमैरा ने जुर्रत का मुजाहिरा किया और उठते हुए मेज पर पड़ा स्टील का जग गंजे के सिर पर दे मारा। दूसरी धाड़ उसने मारी थी। आसपास के लोग अभी तक मुतवज्जा नहीं हुए थे। मैंने हुमैरा का हाथ थाम कर अपनी तरफ खींचा और मेज उन दोनों पर धकेलती। गंजा हमारी तरफ आने की कोशिश कर रहा था। इसके पांव मेज के पाए से उलझे और वो नजदीकी मेज पर बैठे पहलवान नुमा शख्स पर गिरा और उसने गुर्राते हुए गंजे को दबोच लिया। साथ ही वो चिल्ला भी रहा था। मैंने चिल्लाकर हुमैरा से कहा, भागो। हम अंधाधुंध भागे थे कि कब से लंबे बालों वाले ने फायर किया। उसने हवाई फायर किया था क्योंकि उसे नजर नहीं आ रहा था, मगर इसे एक फायर ने वहां मौजूद लोगों को दीवाना कर दिया। हम दोनों क्या भागे, सब ही ने भागना शुरू कर दिया था। हर फर्द जल्द अज जल्द अपने घर वालों समेत इस गली से निकल जाना चाहता था। इसका यह फायदा हुआ कि हमें हजूम में रास्ता बनाना नहीं पड़ रहा था, बल्कि हम रेले में खुद बह जा रहे थे। मैंने हुमैरा का हाथ मजबूती से थामा हुआ था और उसे हजूम में पिसने से बचाने की कोशिश भी कर रहा था। मुश्किल हम गली से निकलकर निस्बतन बड़ी सड़क पर आए। हुमैरा का दुपट्टा उस चक्कर में कहीं रह गया था, मगर उसने अपना बैग शाने से लटका लिया था, इसलिए वो बच गया। उसने कार की तरफ जाना चाहा, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। नहीं, वो इसी तरफ जाएंगे, वो फंस गए हैं। हुमैरा ने हाँफते हुए कहा, मौका है, हम निकल सकते हैं। लोग मुसल्ला अफराद से भागते हैं, कुछ देर में रास्ता साफ होगा तो हमारे पीछे आएंगे, इसलिए कार की तरफ जाने की कोशिश मत करो। तब यहां से कैसे निकलें? उसने हजूम की तरफ देखा। गली वाले तो निकल भागे थे, मगर जो बाहर थे वो कवि तजस्सुस के तहत गली में जाना चाह रहे थे। इनके हजूम से निकलने के लिए मुझे ऐलान करना पड़ा, अंदर एक मशकूक डिब्बा है, इसमें शायद मम है। इस ऐलान से खातर का असर हुआ और लोग पलट कर भागे। कुछ खवातीन ने हिस्टेरिया के अंदाज में चीखना और रोना शुरू कर दिया, जैसे बम खुद बाहर आकर फट जाएगा। इनके शौहर हजरात तसल्लियां दे रहे थे कि कुछ नहीं होगा, बम इनके होते हुए नहीं फटा तो अब क्या फटेगा। कुछ अफराद ने मुझसे मजीद मालूमात हासिल करना चाहिए, मगर मैं उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ा। हमारा रुख मजंग रोड से मुखालिफ समत है, लाइटन रोड की तरफ था। यहां से हमें कोई सवारी मिल सकती थी। छोटी छोटी गलियों से गुजरते हुए हम लाइटन रोड तक पहुंचे। मैं तेज चल रहा था और साथ ही हुमैरा को भी खींच रहा था। मुसलसल चलने और बाज औकात भागने से उसका सांस फूल रहा था। उसने हाँफते हुए कहा, प्लीज सांस तो लेने दें, सांस के दुश्मन पीछे हैं। मैंने आगाह किया, वो आ गए तो हमेशा के लिए सांस रोक देंगे। वैसे मेरी गैर मौजूदगी में क्या हुआ था? वो अचानक आए, मेरी पुष्ट से पिस्तौल लगा दिया। इससे पहले कि मैं चिल्लाती उन्होंने बता भी दिया कि यह पिस्तौल है, वो आपका पूछ रहे थे। अब मैं क्या करती, इसलिए दम साध कर बैठ गई। मैं चौंका। मेरा क्या वो डकैत नहीं थे? बिल्कुल भी नहीं, मेरा पर्स सामने पड़ा था, मगर उन्होंने आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैं फिक्रमंद हो गया और किसी टैक्सी के लिए आस पास नजर दौड़ाई। तब वो क्या चाहते थे मैं क्या कह सकती हूँ, हुमैरा ने कहा और फिर सहम गई। वो आ गए। मैंने उस तरफ देखा जहां हुमैरा इशारा कर रही थी। मैंने देखा वो दोनों 3 गली आगे निकले थे और इधर उधर देख रहे थे।